नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। तपोवन क्षेत्र में आज क्रिसमस का पर्व बीती शाम धूमधाम से और पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। और साथ ही यहाँ चर्च को रंग बिरंगी लाइटों और साथ ही फूलों और पारंपरिक क्रिसमस ट्री से बेहद आकर्षक ढंग से सजाया गया था और चारों ओर इस पर्व को लेकर चर्चा थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से ही ईसाई समुदाय के साथ साथ बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी प्रार्थना सभा में शामिल होने पहुंचे थे और सुबह की शुरुआत विशेष मिडनाइट मास और पवित्र प्रार्थना सभा के साथ हुई है। चर्च के पादरी ने प्रभु यीशु के शांति, प्रेम और भाईचारे के संदेश को सभी से साझा किया। प्रार्थना के दौरान विश्व शांति और मानवता के कल्याण की कामना की गई है। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था और चर्च परिसर में सेंटा क्लॉज ने बच्चों को चॉकलेट और उपहार बांटे हैं, जिससे उनके चेहरे खिल उठे। स्थानीय युवाओं और चर्च के क्वायर बांटे गए और साथ ही जिसने सभी उनके चेहरे पर खिल उठे। आपको बता दें, स्थानीय युवाओं और चर्च की क्वायर टीम ने मधुर क्रिसमस कैरल्स गाकर पूरे वातावरण को भक्ति में बना दिया है। तपोवन पर्यटन का केंद्र होने के कारण यहाँ उत्साह का स्वरूप वैश्विक आया नजर आया और साथ ही बेकरी की दुकानों पर विशेष क्रिसमस केक की भारी मांग रही है। शाम होते ही पूरा क्षेत्र रंगीन रोशनी से जगमगा उठा, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लाल कुआं अम्बेडकर पार्क में भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान भाजपा ने गोष्ठी आयोजित करते हुए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि व श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पर चलते हुए सामाजिक समरसता और एकता पर बेहद ध्यान दिया गया है और साथ ही स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उत्तराखंड के योगदान पर भी चर्चा की गई है। इस दौरान विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड बनाए जाने में सबसे बड़ा योगदान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। उनके प्रधानमंत्री के कार्यालय के दौरान ही उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला है, जिसको उनके योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। योगदान रहा है उनका। हम ये कहना चाहेंगे कि वैसे तो माननीय आदरणीय अटल जी का, सदैव अटल जी का पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है, लेकिन हम उत्तराखंड वासी विशेष रूप से उनके कृतज्ञ हैं, क्योंकि उत्तराखंड राज्य उन्होंने ही बनाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों को में पहाड़ में छोटे राज्यों का होना आवश्यक है ताकि विकास कार्य हो सके। तो इसलिए हम श्रद्धापूर्वक आज उनके क्योंकि ये उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है, आज उनका 100वां जन्मदिन है, तो हम इस जन्म शताब्दी वर्ष को हमारी पार्टी ने अटल स्मृति दिवस के रूप में, वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में आज लाल कुआं मंडल ने बहुत अच्छा कार्यक्रम, यहाँ पर एक गोष्ठी प्रदर्शनी की है। तो मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन कार्यों को, उनकी उपलब्धियों को, उन्होंने उनके सामाजिक कार्यों को, उनके जो विदेश मंत्री रहते हुए जो उनकी विदेशी, उन सब चीजों का इसमें उनका प्रदर्शन किया गया है। तो आम लोग इस प्रदर्शन से जुड़े, आम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए। 7 दिन तक ये प्रदर्शनी यहाँ पर रहेगी। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ लोगों से कि वो यहाँ पर आए, इस प्रदर्शनी को देखें
और जो है अटल जी के बारे में जाने। पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा को बहुत आगे ले जाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे यह देश आज इस मजबूत स्थिति में पहुंचा है। संभवतः इसी कारण उन्हें भारत रत्न का जैसा देश का सबसे बड़ा सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया है। अटल जी को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना आदर्श मानता है और उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को हम लोग जानें, इस बात को ध्यान में रखकर अटल स्मृति वर्ष के रूप में माननीय मोदी जी की इच्छा के अनुसार इन दिनों हम लोग इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। तो अटल जी का सब लोग सम्मान करते हैं और उन्हें स्मरण कर रहे हैं। स्थापना अटल जी की ही देन है। उत्तराखंड से उन्हें विशेष लगाव था। समय समय पर वह उत्तराखंड राज्य में आते थे, लेकिन सबसे बड़ा उनका जो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा उनके द्वारा जो कार्य किया गया, इस राज्य को जो बनाने में उनका योगदान यहाँ मिला। देश भर में मनाए जा रहे क्रिसमस के पर्व में आज जीवित आशा चर्च लालकुआं में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन केक काटकर बीती शाम मनाया गया है। साथ ही गरीब निर्धन बच्चों और महिलाओं को वस्त्र भेंट कर यीशु मसीह के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान चर्च के पास्टर सुकुमार सूरज ने कहा कि प्रभु यीशु की प्रार्थना में प्रतिभाग किया जा रहा है, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हुए अपनी सौहार्द बनाए रखने का आह्वान करते हुए एकता का संदेश दिया गया है। इससे पूरे विशेष प्रार्थना करते हुए प्रभु यीशु के जन्मदिन पर केक काटकर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया गया। इस दौरान भाईचारा कायम रखते हुए प्रभु यीशु के बलिदान पर प्रकाश डाला गया। साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आप लालकुआं में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं फर्स्ट टाइम क्रिसमस में यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से जीवित आशा चर्च लालकुआं में यहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे लगा कि लोगों के लिए एक जागरूकता का भी बहुत अच्छा अवसर है कि लोग यहाँ पर से काफी अच्छी बातों को सीख सकते हैं। और जिस प्रकार से आज हम क्रिसमस के इस अवसर पर यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, मिले हैं और एक बहुत अच्छा शुभ संदेश लोगों तक पहुंचा है प्रेम के विषय में और यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के बारे में जो लोगों को यहाँ पर बताया गया, तो इससे लोगों के लिए बहुत एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत एक सहायता है कि लोग एक अच्छा जीवन प्रेम पूर्वक जी सके। और जीवित आशा चर्च लालकुआं के द्वारा हमें भी बहुत आशीष मिली और यहाँ पर हमने देखा कि एक पास्टर मतलब किस तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए बढ़ चढ़कर हर एक तरीके से हिस्सा ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये क्रिसमस। हम इस बार हमने बहुत पहले से बेहतर हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पर क्रिसमस को। बहुत मुबारक हो। और जीवित आशा चर्च लालकुआं के द्वारा सन 2000 से आज 25 साल हो चुके हैं। सन 2025 में लगातार क्रिसमस मनाया जा रहा है। जैसा कि आज विदित है कि पूरे लालकुआं भर में इकलौता चर्च है जिसमें इतनी धूमधाम से हम लोग 24 तारीख को क्रिसमस शोभा यात्रा निकालते हैं मेन रोड में और 25 तारीख को हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और हम लोग इस क्रिसमस सभा में, क्रिसमस महोत्सव में प्रभु की आराधना प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाते हैं कि परमेश्वर का उद्धार जाने, परमेश्वर के प्रेम को जाने। और उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं और कुछ गरीब विधवाओं को, गरीब बच्चों को, अनाथ लोगों को, और हम लोग हमारी कलीसिया हम सब मिलकर योगदान करके उसमें उनको कुछ साड़ियाँ, गरीब बच्चों को कपड़े हम लोग प्रदान करते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा लेने से देना उत्तम है। हम लोग बांटते हैं कि प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। प्रभु की महिमा करने के द्वारा हम लोग क्रिसमस मनाते हैं और उसमें कुछ लोगों को कंबल और साड़ी भी दी गई हैं और यहाँ पर सब लोगों ने मदद करी और एक सुंदर भंडारा भी आयोजित किया गया है जिसमें सब लोग भंडारे का खाना खा रहे हैं। इस रीति से हम लोग लालकुआं में क्रिसमस मनाते हैं और लोगों को यीशु मसीह के प्रेम का संदेश हम लोग बांटते हैं। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में मामूली कहासुनी ने अचानक लिया हिंसक रूप। 2 युवकों के बीच जमकर हुई हाथापाई। आश्रम परिसर में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। वीडियो में दोनों युवक एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक मारपीट के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में कोई तहरीर नहीं दर्ज कराई गई है।
हरिद्वार के लक्सर गैंगस्टर में गोली चलाकर भागे बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है। 2 दिन तक लगातार चली खोजबीन के बाद पुलिस ने कानपुर थाना क्षेत्र के जंगल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी सन्नी यादव और अजय उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। गैंगस्टर विनय त्यागी पर गोली चलाने की वजह पैसों के लेन देन को दुश्मनी बताई जा रही है और साथ ही पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। वहीं कोर्ट में पेशी पर जा रहे गैंगस्टर पर पुलिस सुरक्षा में गोली चलाए जाने पर लापरवाही उजागर होने पर एसएसपी ने 1 दरोगा और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं पर जांच जारी है और अगर इन घटनाक्रम में कोई भी अन्य शामिल होगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। आगे चला चल 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 एक मिनट कितनी कुछ हाँ ये ठीक है एक मिनट ये हर बार फोटो लेने चले थे
पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें अभियुक्त सन्नी उर्फ सेरा का जो मर्डर और डकैती के मामलों में पूर्व में जेल रहा है और वो अभी जो प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है उसके द्वारा ही अपनी रंजिश को आगे रखते हुए ये घटना को करना बताया गया है, लेकिन इसके सभी पहलुओं को हमने खोला हुआ है। मैं इस संबंध में ये भी कहना चाहूंगा, पुलिस के 3 कर्मियों को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, जिनके द्वारा लापरवाही प्रदर्शित की गई थी इस पूरे घटनाक्रम के दौरान। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए। इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, लेकिन कार्यक्रम के बीच जब रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाल व्यवस्था पर सवाल हुआ तो नेता जवाब देने से बचते नजर आए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर रामनगर में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी स्मृति में रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे नेता थे जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा और उनके भीतर कुशल नेतृत्व, कूटनीति और हिंदी साहित्य का अद्भुत संगम था। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भी कि भाजपा अल्पसंख्यकों की अनदेखी कर रही है। अनीस गौड़ ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि 1990 से भाजपा से जुड़े हैं और हमेशा पार्टी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करती आई है। हालांकि जब रामनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाली स्थिति पर सवाल किया गया या कुछ पूछा गया, अस्पताल महज रेफर सेंटर बनकर रह गया है, तो इस सवाल पर अनीस गौड़ जवाब देने से बचते नजर आए। वे अस्पताल की स्थिति पर बोलने के बजाय प्रदेश सरकार की योजनाएं गिनाने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामनगर का सरकारी अस्पताल लंबे समय से अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर बात करने को तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना। हम बहुत नजदीकी के साथ, मैं सन 1990 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लगातार संगठन में काम कर रहा हूँ। कभी किसी भी समाज की उपेक्षा किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है और सबके प्रयास की बात करती है और सबके प्रयास से ही आज भारत देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और 2047 तक जो हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था, उस सपने को साकार होगा और वो हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनेगा। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी जितनी भी योजनाएं संचालित की हो, वो तमाम गरीबों को देखते हुए अपने देश के जनता को लाभ मिले। उन्होंने बीपीएल कार्ड शुरू किए, उन्होंने अंत्योदय कार्ड शुरू किए, उन्होंने तमाम योजनाएं जो थी वो हमारे समाज को लाभान्वित करने के लिए पहले से हमारी संचालित। इसी प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रकार की योजनाएं संचालित कर रहे हैं। आज हम रामनगर में, नैनीताल जिले के रामनगर में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न, आज उनकी 100 वर्ष उनके जन्म को हो गए। आज हम उनका 101वां जन्म जयंती मना रहे हैं। आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और जो उन्होंने सराहनीय कार्य देश को मजबूत करने के लिए, हमारे देश का गौरव बढ़ाने के लिए जो कार्य किए, वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हम लेकर जा रहे हैं। आज हम उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित कर रहे हैं।
खबर सीतापुर से है, जहां सड़क पर हुए दर्दनाक हादसे में एक महिला की हुई मौत। सड़क किनारे पति के साथ खड़ी महिला को लकड़ी से भरे ट्रक ट्रॉली ने कुचला है। हादसे में महिला हुई थी गंभीर रूप से घायल। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने किया उसे मृत घोषित। जनपद के बिस्वा थाना क्षेत्र का मामला। क्या नाम है तुम्हारा? तेजी। तेजी। हाँ। तेजी जी, क्या हुआ था आपकी वाइफ को? कैसे इनके चोट आई थी? इनका हम लोग रोड के भर खड़े थे और कहाँ से थे आप लोग? साइकिल से रहे, किनारे खड़े थे रोड के? हाँ किनारे, लगभग 5 फुट किनारे खड़े थे। कितने लोग थे इनके साथ? हम रहा ना, हमारी पत्नी रहा, उतने दुकानदार रहे, जूता हम खरीदते थे और वह में ले जाकर फोन दिया। किसने? ट्रैक्टर वाला। ट्रैक्टर ने लड़ा दिया? हाँ, लकड़ी का भरा है। कहाँ पास हुआ है? मधवापुर चौराहा। मधवापुर चौराहा थाना? हाँ, बिस्वा के पास। थाना बिस्वा है? थाना बिस्वा। अच्छा, ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया, भाग गया? और पकड़ लिया गया। पकड़ लिया गया। ट्रैक्टर चालक पकड़ा गया कि ट्रैक्टर पूरा? पूरा ट्रैक्टर। पूरा ट्रैक्टर पूरा। अच्छा, ये पुलिस को सूचना करी आपने वहाँ? हाँ, पुलिस वाले आए गए ना, 100 नंबर वाले। अच्छा, यहाँ अस्पताल को ले गए, वो खुद वह लिखा पड़ेगी। अच्छा, यहाँ जब लेके आए तो डॉक्टर ने यहाँ क्या बताया? यहाँ ने डॉक्टर बताया खत्म हो चुका है। खत्म हो गई? हाँ। कौन थी आपकी ये? हमारी पत्नी है आपकी? पत्नी। क्या नाम था इनका? रूबी। 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 कहाँ की निवासी हैं? गणेशपुर कंकरकोई मौजा। गणेशपुर शंकरपुर मौजा। कंकरकोई मौजा। कंकर क्या बताया? गणेशपुर कंकरकोई मौजा। अच्छा, ठीक। कानपुर आरपीएफ और साथ ही जीआरपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ट्रेन से पकड़े गए महिला समेत 3 बांग्लादेशी का खुलासा किया है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ट्रेन नंबर 14037 आसाम से दिल्ली जा रही थी। कंट्रोल रूम की सूचना पर तीनों की गिरफ्तारी की गई है। पकड़े गए बांग्लादेशी से इंटेलिजेंस ब्यूरो, LIU, आर्मी इंटेलिजेंस समेत तमाम जांच एजेंसी ने पूछताछ की। 2017 में एक बांग्लादेशी म्यांमार से बांग्लादेश आया और इसके बाद 2024 में बांग्लादेश के रास्ते आसाम पहुंचा। उसके बाद वापस जाकर एक महिला और उसके दोस्त को भारत लेकर आया है। बीती रात को आरपीएफ ने सटीक सूचना पर तीनों बांग्लादेशी को कानपुर सेंट्रल से पकड़ा है और पूछताछ की, जिसमें एक महिला और 2 पुरुष शामिल हैं और यह सभी म्यांमार के रहने वाले हैं। पकड़े गए बांग्लादेशी से पूछताछ जारी है और सवाल अभी भी है कि आखिर आसाम से जम्मू क्यों जा रहे थे। एक्चुअल में कल रेलवे सुरक्षा बल को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से कुछ 3 व्यक्ति संदिग्ध हैं, जिसमें 2 युवक हैं और एक युवती है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल टीम द्वारा उन लोगों को यहाँ कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतारा गया। शुरुआती दौर में पूछताछ में कुछ संदिग्ध और भाषा का अंतर होने के कारण इस बात की सूचना राजकीय रेल पुलिस, IB और अन्य एजेंसियों को दी गई, जिस एजेंसियों के द्वारा उनकी टीम यहां पर आई और प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये पाए गए कि ये तीनों लोग बेसिकली म्यांमार बर्मा के निवासी हैं, जो 2017 में बांग्लादेश आए थे। फिर वहां से उसमें से एक व्यक्ति इंडिया में 2024 में आया था। उसने बताया कि वो इन दोनों लोगों को लेके जा रहे थे जम्मू के लिए। इस आधार पर इनको रोका गया। पूछताछ में विदेशी नागरिक होने का प्रथम दृष्टया पाए जाने पर इस बात का अभियोग राजकीय रेल पुलिस कानपुर सेंट्रल में पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। जिस तरीके से ये जम्मू के लिए जा रहे थे, क्या लगता है किसी क्या? अभी चूंकि मामला प्रकरण जो है वो जांच के अधीन है, तो अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनका उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से आए हैं। कितने समय से यहाँ पर पूछताछ में जो पता चला है, ये पहली बार 2 लोग आए हैं। एक इनसे जो पहले हैं वो 2024 में भारत आ चुके हैं। भारत किस तरीके से आए थे, बताया क्या पूछताछ में किस तरह से बात हुई? नहीं, अभी विवेचना है, भी उसमें क्लियर कुछ पता नहीं है कि किस तरीके से। अपने साथ में लिया, कौन-कौन सी एजेंसी आपके साथ काम कर रही है? इसमें IB, LIU, आर्मी इंटेलिजेंस,
और राजकीय रेल पुलिस और एटीएस उसमें शामिल हुई थी पूछताछ में। सर, इन लोगों के पास कुछ दस्तावेज मिले होंगे, वो कहाँ के आधार कार्ड थे, किस डिस्ट्रिक्ट के थे या किस स्टेट के थे? अभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया अभी तक पाया गया उसमें ये पाया गया है कि पूछताछ में और जो दस्तावेज मिले हैं ये लोग म्यांमार के निवासी हैं। सर, ये जो 3 लोग हैं, क्या इनके साथ और कुछ लोग हैं जो अभी आप लोग नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। सर, जो भारत देश घुसने का काम किन लोगों ने किया, इसके बारे में पता लगा? और नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि विवेचना या जांच पूरी नहीं हो जा सकती। सर, 2024 से भारत में थे, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, क्या वर्क कर रहे थे, कुछ जानकारी हो में आया होगा? अभी से इनमें से एक व्यक्ति ने बताया कि वो मजदूरी के उद्देश्य से यहाँ पर थे, बाकी अन्य 2 व्यक्तियों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सर, यहाँ पर कहाँ रह रहे थे? यहाँ पर नहीं रह रहे थे, ये अभी जो आए हैं ये आसाम से आए हैं। ये बांग्लादेश से आसाम आए थे, वो आसाम से फिर यहाँ पर जा रहे थे। अभी ये पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति से थे, ये दिल्ली की तरफ अभी जा रहे थे। सर, जम्मू किस मकसद से जा रहे थे? हाँ, अभी नहीं कहा जा सकता है कि क्या इनका उद्देश्य था, लेकिन जो अभी तक उस पर जांच जारी है। उम्र में कितनी है उम्र? ये लगभग 20 से लेकर 26 के बीच में। ये बॉर्डर क्रॉस करके सर यहाँ भारत तक? हाँ, वो अभी जांच की जा रही है, अभी उसमें क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से या किस विधि से जो है भारत में आए थे। प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है आपको, किसी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त थे, किस तरीके से? नहीं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के निर्देश के तहत अपराध एवं अपराधियों, अवैध जुआ सट्टा व अपराध विरोधी अभियान के तहत कमिश्नर की स्पेशल टीम क्राइम ब्रांच ने थाना बादशाही नाका क्षेत्र से बड़ी कार्रवाई हासिल की है। मुखबिर की सूचना पर नोगड़ा स्थित मकान संख्या 50/179 में दबिश देकर जुआ खेल रहे 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि जुआ खिलाने वाले समेत 10 आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। कार्रवाई के दौरान 1,04,100 नकद, 9 मोबाइल फोन, 2 ताश की गड्डियां बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बंद मकान में मासूम अली, सरवन और जावेद उर्फ तोता उर्फ द्वारा जुआ का संचालन किया जा रहा है। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 39/2025 धारा 112 BNS व 3/4 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। और साथ ही कानपुर पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम की कार्रवाई संगठित अपराध पर कड़ा प्रहार मानी जा रही। क्या कुछ उद्देश्य है? 24 दिसंबर की रात को एसीपी कैंट के लीडरशिप में ईस्ट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक जुए के गैंग को पकड़ा है। हरवंश महल क्षेत्र से मकान 50/179 में ये लोग खेल रहे थे। यहाँ से 1,04,000 रुपये बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल और 2 ताश की गड्डी बरामद हुई है। इसमें 9 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ क्राइम सीन से 10 अभियुक्त फरार है, जिसमें इस जुए का सरगना भी है जिसका नाम मासूम है। किस तरीके से टीम गठित की गई क्या कुछ शिकायतें आ रही हैं?
हम लोग को काफ़ी दिनों से गोपनीय सूचना मिल रही थी कि हरवंश महल और बादशाही नाका क्षेत्र में जुआ चल रहा है, तो हम लोगों ने सर्विलांस किया। इनफैक्ट 24 की रात को लगभग 3 घंटे ठंड में टीम ने बैठ के लोगों को ट्रैक किया। जब रेड पड़ी तो काफ़ी लोग इधर उधर भागे और पकड़ के 2 घंटे में काफ़ी लोगों को रिकवर किया गया। कुछ क्या आपराधिक इतिहास मिला जो पकड़े गए? आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। बरामदगी है 1,04,000 रुपये, 9 मोबाइल्स और 2 ताश की कट्टी। इनको हम लोग आपराधिक इतिहास जैसे ही मिलेगा हम इनको गैंगस्टर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे, इनका गुंडा करेंगे और 110 जी की कार्रवाई भी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कल अचानक श्रावस्ती दौरा हुआ। अचानक दौरे को लेकर जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। अधिकारियों के फूल रहे पांव और साथ ही 1 दिवसीय भ्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। 10.25 पर भगवान बुद्ध की तपोस्थली पहुंचकर डिप्टी सीएम करेंगे दर्शन पूजन और साथ ही सुबह 11:25 पर भाजपा कार्यालय भिनगा में कोर कमेटी पार्टी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। ब्लॉक सिरसिया के कुटे कुइया और साथ ही गांव में 2:30 बजे ग्राम चौपाल एवं स्वयं सहायता समूहों में करेंगे प्रतिभाग। शाम 4 बजे भिनगा पुलिस लाइन से लखनऊ के लिए होंगे रवाना। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर सर्किल अभिषेक यादव के पर्यवेक्षण में थाना अमरोहा नगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 पीली धातु का कान का कुंडल, 3 अदद आधार कार्ड और साथ ही 80,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। बताते चले कि थाना अमरोहा नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव मेहमदी की मड़ैया निवासी सोनू पुत्र ब्रजपाल के साथ तांत्रिक बनकर धोखाधड़ी करने के संबंध में थाना अमरोहा नगर पर मुकदमा संख्या 589/2025 धारा 316, 318 BNS पंजीकृत किया गया था। विवेचना में अभियुक्त गण साकिब रिजवी पुत्र मुस्तकीम अहमद निवासी ग्राम लोहिया थाना दौराला जनपद मेरठ और साथ ही शारिम पुत्र रिजवी पुत्र तफसील अहमद निवासी गांव महल थाना इचौली जनपद मेरठ और साथ ही तीसरा मोहम्मद चांद पुत्र महबूब अहमद निवासी गाँव महल थाना इचौली जनपद मेरठ निवासी को थाना अमरोहा नगर पुलिस से गिरफ्तार किया गया है। महोबा जनपद के चरखारी कस्बे में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है जिसने न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना दिया है। सामाजिक और पारंपरिक मान्यताओं को दरकिनार करते हुए यहां एक लड़की ने एक लड़की से ही शादी कर सबको हैरत में डाल दिया। जी हां, 3 साल तक चला यह प्रेम आखिरकार कोर्ट मैरिज के मुकाम तक पहुंचा है और अब यह जोड़ा खुले तौर पर साथ रह रहा है। ये मामला चरखारी के छोटा
की थी, दोनों ने शादी कर ली है। अब राजी खुशी रह रहे हैं। ये दिल्ली में शादी करी हुई है, घर में ही रहते हैं हम दोनों, अच्छी खुशी खुशी जी अपना बिता रहे हैं। आपकी लड़की हेमा ने जब लड़की से शादी करने की बात कही तो उस वक्त क्या लगा आप लोगों को, कैसा? मना किया था कि नहीं करना है बेटा शादी, तो कह रहे थे हम अगर नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को मर जाएंगे। हम हेमा भी कह रही थी मर जाऊंगी, वो कह रही थी मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ जाके थाने में दोनों पेश हो गए थे, तो वहां जाके थाने में पुलिस वालों ने कहा कि नहीं कर लो, उन्होंने करवा दी थी। वहां पे एसएचओ साहब थे और सारे पुलिस वाले थे, सब उन्होंने मिलकर उन्होंने की शादी करवा दी थी। वहां भी उनके माँ बाप थे, मम्मी पापा थे, भाभी भैया थे, सारे लोग थे। और वहां भी मैं भी मौजूद थी, सबके सामने शादी हुई थी। बस इसके बाद दोनों साथ में अच्छे से राजी खुशी रह रहे हैं। और शादी के बाद किसी प्रकार की कोई सामाजिक तनाव? नहीं, कोई भी ऐसा तनाव नहीं हुआ, ना मेरे तरफ से हुआ ना उनकी तरफ से हुआ। तो ये राजी खुशी हो गए हैं, वो भी खुश हो रहे हैं और हम भी खुशी हैं। पहली बार घर आई क्या कार्यक्रम करने का? अब यहाँ आई हूँ, अपनी ससुराल में आई हूँ, तो सारे लोग कह रहे हैं बधाइयाँ दो, इसके कुछ कार्यक्रम करो। तो वहाँ भी आज जा रही हूँ, इनके कीर्तन वगैरह करवाने जा रही हूँ। सारे लोग जुड़ेंगे, 30-40 आदमी जुड़ेंगे, सब कुछ होएगा, इनका कार्यक्रम हो जाना। मेरा फूलवती नाम है, मैं हेमा की माँ हूँ मैं। हाँ जी, हाँ हम तो बहुत खुश हैं। वो भी उनकी लड़की की मम्मी पापा भी खुश हो रहे हैं, पूछते रहते हैं, आते जाते हैं, फोन आते हैं तो कहते हैं कि हमारी लड़की कैसी है। तो एक दूसरे से पूछते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है, हम खुश हैं। तो ये भी खुशी है उनकी भी। क्या हो गया? हेमा नाम था, अब हेमंत हो गया। कैसे? एक लड़की से शादी करी है, लड़की होकर लड़की ने शादी करी है, बस प्यार था तो शादी कर ली। किससे प्यार हुआ, क्या नाम है? उसका नाम पूजा है। कैसे यहाँ तक कहानी पहुंच गई आप? 2-3 साल से बात कर रहे थे, अब एजिट हो गए तो शादी कर ली। पहले उम्र नहीं थी, अब उम्र हो गई तो शादी कर ली उन्होंने। पहले उम्र नहीं थी हमारी, अब उम्र हो गई तो शादी कर ली उन्होंने। लबरहा में हुई थी, मामा के इधर हमारे। हाँ, फिर बातचीत चली, क्या बात? बस प्यार करते थे, प्यार के बोल बोलते थे। हाँ, प्यार करते हैं, शादी करेंगे, खुश रहेंगे, फैमिली अच्छे से बिताएंगे। जब शादी का मूड हुआ तो परिवार में कोई समस्या आई थी, इनके भी पापा मना कर रहे थे, नहीं होगा ऐसा, ये सब नहीं होता। पर हम करते थे, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, तो शादी कर ली फिर। कितना प्यार करते हो पूजा? बहुत, जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, इतना। किसी के भी जो बीच में आएगा उसकी। अब शादी हो गई है, अब आगे किस तरीके से फैमिली प्लानिंग होगी, कैसे? IVF है, बच्चा भी ड्रॉप कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, और बस। और नहीं भी बच्चा होगा तो कोई बात नहीं, हम एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं। हम दो एक दूसरे के साथ ही हैं, सही। तो शादी के बाद दोनों परिवार में किसी प्रकार की दिक्कत हुई थी थोड़ी उनकी भी, पर वो आखिर में मान गए। अब कितनी खुशी? अब बहुत खुश है, वो भी खुश है, मैं भी, हमारी पूरी फैमिली खुश है, सब चीज। शादी के 3 महीने बाद जानकारी पहुंची। हाँ, जानकारी में आपके परिवार का क्या माहौल है? वो भी खुश है, सब लोग, फैमिली भी खुश है हमारी। बात कैसे प्यार में तब्दील हो गई? जी, पूजा नाम है मेरा, और मेरी गांव में मुलाकात हुई है। और मतलब एक दोस्ती की तरह पहले बात करते थे, उसके बाद में वही दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। और धीरे धीरे बात करते करते बात कुछ ज्यादा ही हो गया, लगाव ज्यादा हो गया, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि शादी कर लेते हैं। फिर गांव में काफी टाइम से 2-3 साल हमारी ऐसी लव स्टोरी चली। उसके बाद में हम लोग को 6 अक्टूबर को हमने जाके दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लिया, और जाके हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, आराम से आगे भी जिंदगी अच्छी खुशी से बिताना चाहते हैं। और जैसे तमाम वो होता है, जैसे शादी के बाद एक कहा जाए तो शादी की शपथ बनाने की बहुत इच्छा होती है लोगों को, वो होता है। फिर आपको क्या क्या है, संतान सुख की कामना होती है? हाँ, जेंडर चेंज करने की बात कर रहे हो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने जब चूज किया है तो अब अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, मैं उससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं भी होगा तो कई लोगों के ऐसे नहीं होते। अब मेरी बहन है, उनकी भी नहीं हो रहे बच्चे, तो क्या कर सकते हैं। मेरी सगी बहन है, उसको 6 साल हो गए शादी के, उसका खुद का बच्चा नहीं हो रहा। अब तो इसमें कुछ करते हो सकते नहीं, उनके तो हस्बैंड है ना। हम तो ऐसा कि चलो कोई नहीं, लड़की लड़की है, तो इससे कोई एतराज नहीं है। अगर चाहेंगे भी तो गोद भी ले सकते हैं बच्चे। हाँ। और अभी भी कितनी खुशी है दोनों आज मिल गए। बहुत खुश है, फैमिली भी हमें बहुत खुश है,
और हम भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं। 3 महीने हो गए मुझे अभी अब ये तो दादी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से 13वीं में आए थे हम लोग। तो मम्मी अब कह रही है यहीं जब आई गई है तो कीर्तन वगैरह करवा रहे हैं, तो शाम को कार्यक्रम भी होगा। कहाँ रहते हो आप? हम लोग अभी तो दिल्ली में तिमारपुर में रहते रहे अभी सब लोग। मायका कहाँ है? मायका लबरहा चल्ला क्षेत्र। समाज को क्या कहना चाहिए? क्या समाज को क्या संदेश है? जैसे जो लोग प्यार करते हैं, जिस तरह से लोग करते हैं, प्यार में एक खिलवाड़ भी होता है, आपने देखा होगा कई जगह पे। हाँ होता है। ठीक है, शारीरिक संबंध के बाद हाँ। छोड़ दिया जाता है। मगर आप ऐसे इस दूसरे समाज को क्या संदेश देना चाहती हो? प्यार क्या है? प्यार क्या है? अगर अच्छा जीवन साथी मिले तो निभा सकता है, और अगर नहीं मिल रहा तो आज की डेट में बस यूज करके लड़कियों को छोड़ा जाता है। अक्सर देखा मैंने, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो भी बहुत सारे लड़कों से करती रही। बाकी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी किसी से लगाव नहीं किया। जब किया है तो डायरेक्ट शादी तक बात अलग है। पूजा ने किसे चुना? बस हेमंत को ही चुना। पहली बार ही देखा था जब भी हम लोग ऐसे दोस्ती में बात करते रहे। और मैं हॉस्टल में रहती रही हूँ, फिर एकदम से गांव में रहने तो आना जाना भी हो गया इनका, तो वहीं हमारी मुलाकात हो गई। फिर उठना बैठना भी रहा हमारा घर पर, आते जाते रहे, फिर एकदम से मूड बन गया तो हमने शादी। बाकी लोगों बागों को कुछ कह नहीं सकते, उनका जैसा लोग अब अपनी लाइफ अपनी तरीके से सब कोई जीना चाहता है। आप पढ़ी लिखी लड़की है, ये सेकंडरी तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अचानक लड़कियों से शादी करने में? नहीं, कुछ भी मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कहते हैं जहाँ प्यार होता है वहाँ, अगर अगर लड़कों से भी करते तो वो कल के दिन मारपीट करता है तो उससे कौन कहता? माँ बाप ही करते हैं शादी शादी। अब मेरी बहन की भी हुई तो उनको जैसे कल को मारपीट, बस ये आदमी लोग ये कह देते हैं भाई तुम्हारा नसीब है, तुम देखो तुम्हें हमने शादीशुदा कर दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। इसलिए अब जब अपना ही चुना है तो ना उसमें माँ बाप की गलती है। बस अगर मैंने खुद चुना है तो बस हम लोग खुश हैं, आराम से बढ़िया रहते हैं, ना किसी की टेंशन है, ना कुछ हो। हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, बनाती खिलाती हूँ और क्या चाहिए अब। एक आप दोनों लड़की हैं, हाँ, तो आप पति कौन है, पत्नी कौन है? हेमंत माय हस्बैंड, मैं उनकी वाइफ। कैसे प्यार में तब्दील हो गई? जी पूजा नाम है मेरा, और मेरी गांव में मुलाकात हुई है। और मतलब एक दोस्ती की तरह पहले बात करते थे, उसके बाद में वही दोस्ती हमारी प्यार में बदल गई। और धीरे धीरे बात करते करते बात कुछ ज्यादा ही हो गया, लगाव ज्यादा हो गया, तो हम लोगों ने विचार बनाया कि शादी ही कर लेते हैं। फिर हम लोग फिर गांव में काफी टाइम से 2-3 साल हमारी ऐसी लव स्टोरी चली। उसके बाद में हम लोग कुछ 6 अक्टूबर को हमने जाके दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर लिया। और जाके हमारी फैमिली भी बहुत खुश है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, आराम से आगे भी जिंदगी अच्छी खुशी से बिताना चाहते हैं। और तमाम होता है, जैसे शादी के बाद ठीक है, कहा जाए तो शारीरिक संबंध बनाने की बहुत इच्छा होती है लोगों को, वो होता है। फिर आपको क्या क्या है, संतान सुख की कामना होती है? हाँ, जेंडर चेंज करने की बात कर रहे हो, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने जब चूज किया है तो अब अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, उससे कुछ मतलब नहीं है। नहीं भी होगा तो कई लोगों के ऐसे नहीं होते। अब मेरी बहन है, उनकी भी नहीं हो रहे बच्चे, तो क्या कर सकते हैं। मेरी सगी बहन है, उसको 6 साल हो गए शादी के, उसका खुद का बच्चा नहीं हो रहा। अब तो इसमें कुछ करते हो सकते नहीं, उनके तो हस्बैंड है ना। हम तो ऐसा कि चलो कोई नहीं, लड़की लड़की है, तो इससे कोई एतराज नहीं है। अगर चाहेंगे भी तो गोद भी ले सकते हैं बच्चे। और अभी भी कितनी खुशी है दोनों आज मिल गए। बहुत खुश है, फैमिली भी हमें बहुत खुश है, और हम भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं। 3 महीने हो गए मुझे अभी अब ये तो दादी एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से 13वीं में आए थे हम लोग। तो मम्मी अब कह रही है यहीं जब आई गई है तो कीर्तन वगैरह करवा रहे हैं, तो शाम को कार्यक्रम भी होगा। कहाँ रहते हो आप? हम लोग अभी तो दिल्ली में तिमारपुर में रहते रहे अभी सब लोग। मायका कहाँ है? मायका लबरहा चल्ला क्षेत्र। समाज को क्या कहना चाहिए? क्या समाज को क्या संदेश है? जैसे जो लोग प्यार करते हैं, जिस तरह से लोग करते हैं, प्यार में एक खिलवाड़ भी होता है, आपने देखा होगा कई जगह पे। हाँ होता है। ठीक है, शारीरिक संबंध के बाद हाँ। छोड़ दिया जाता है। मगर आप ऐसे इस दूसरे समाज को क्या संदेश देना चाहती हो? प्यार क्या है? प्यार क्या है? अगर अच्छा जीवन साथी मिले तो निभा सकता है, और अगर नहीं मिल रहा तो आज की डेट में बस यूज करके लड़कियों को छोड़ा जाता है। अक्सर देखा मैंने, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं,
वो भी बहुत सारे लड़कों से करती रही, बाकी मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैंने कभी किसी से लगाव नहीं किया। जब किया है तो डायरेक्ट शादी तक बात अलग है। पूजा ने किसे चुना? बस हेमंत को ही चुना। पहली बार ही देखा था जब भी हम लोग ऐसे दोस्ती में बात करते रहे, और मैं हॉस्टल में रहती रही हूँ, फिर एकदम से गांव में रहने तो आना जाना भी हो गया इनका, तो वहीं हमारी मुलाकात हो गई। फिर उठना बैठना भी रहा हमारा, घर पर आते जाते रहे, फिर एकदम से मूड बन गया तो हमने शादी। बाकी लोगों बागों को कुछ कह नहीं सकते, उनका जैसा लोग अब अपनी लाइफ अपनी तरीके से सब कोई जीना चाहता है। अब पढ़ी लिखी लड़की है, ये समझ में खबर सोनभद्र से है, जहां ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ है। महिलाओं ने झाड़ू बेलन से जताया गुस्सा, सेंगर की जमानत पर भी जताई नाराजगी। उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता के संवेदनशील मुद्दे के सवाल पर ओपी राजभर का ठहाके लगाना, जिसे सपा के बेशर्मी भरा बयान बताया है सपा ने, और साथ ही भाजपा केवल महिलाओं का अपमान कर रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा केवल एक नारा बनकर रह गया है। सपा का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में हत्या और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। रॉबर्ट्सगंज नगर कोतवाली के स्वर्ण जयंती चौक पर हुआ प्रदर्शन। किस बात को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की भाजपा सरकार और उसके घटक दल, सहयोगी दल आए दिन महिलाओं पर बदजुबानी बात करने का काम कर रहे हैं। अभी उन्नाव की पीड़िता को लेकर ये ओम प्रकाश राजभर यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन जिस तरीके से ठहाके लगाने का काम कर रहे हैं और महिलाओं पर विवादित बयान दे रहे हैं, ये किसी से नहीं छुपा है। अभी देखिए, संजय निषाद जी ने, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को किस प्रकार से दुपट्टा खींचने का काम किया, तो उस पर संजय निषाद जी कहते हैं, विवादित बयान देते हैं महिलाओं पर। और ये कैसा भारत का अमृतकाल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमृतकाल चल रहा है, हमको तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अमृतकाल चल रहा है। इसलिए ये महिलाओं पर आपत्तिजनक बात बंद करे, महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करे। इसलिए क्या बोला? देखिए, कल जिस प्रकार से उन्नाव की रोहित पीड़िता दिल्ली में बैठकर वहाँ पे प्रदर्शन कर रही थी कि कुलदीप सेंगर, जिसको उम्र कैद की सजा दिया गया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दिया है। दिल्ली उन्नाव रेप पीड़िता वहां धरने पर बैठी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस प्रशासन के लोग उसको घसीटने का काम किया। और अगर ओम प्रकाश राजभर से पत्रकार बंधु ने पूछा कि ये रेप पीड़िता पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हंसकर बोले हो कि वो उन्नाव की है, यहाँ क्या कर रही है। लगातार महिलाओं पर विवादित बयान देने के काम चाहे संजय निषाद हो। और सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री ने कहा कि हम बधाई देते हैं न्यायालय का कि कम से कम न्याय मिला कुलदीप सेंगर को। इतना विवादित बयान, लगातार महिलाओं का अपमान, ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री लगातार कर रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि जब प्रदेश का मुखिया ही विवादित बयान दे रहा है, तो इनके मंत्री क्यों नहीं देंगे। इसलिए आज हम लोग मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।